हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया से पढ़ाई करते होंगे और गर्मी का भी इंजॉय करते होंगे। तो आज हमारी जो क्लास है वो हमारी क्लास है पॉलिटी की, जिसमें हम मूलाधिकार पढ़ रहे थे और हमने पहला अधिकार पढ़ लिया था जो कि समानता का अधिकार था। 14 से लेके 18 तक हमने उसको कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे उसको हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम मूल अधिकार शुरू कर रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में मूल अधिकार की बात की गई है, जिसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और मूल अधिकार कितने होते हैं? 12 से लेकर 35 तक, जो कि ये भारत के व्यक्तियों को दिए गए हैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। जो अधिकार दिए गए हैं उसी को मूल अधिकार कहते हैं। ठीक है, मूल अधिकार को 6 भागों में 6 प्रकार से बांटा गया है। कैसे? 6 प्रकार से बांटा। पहला है समानता का अधिकार, जो कि 14 से लेकर 18 तक है, ये हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक है, ये आज हम कंप्लीट करेंगे। दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब किसी का शोषण ना हो, शोषण के विरुद्ध, मतलब छोटे बच्चों का, औरतों का, महिलाओं का, कमजोर लोगों का जो शोषण होता है उसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। ठीक है। शिक्षा संस्कृति का अधिकार कैसे है? 29 और 30 में। ये भी आपको एक एक करके सब पता चलेगा, बड़ा मजा आएगा पढ़ते हुए। संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32। लेकिन आज हमने क्या किया था? हमने समानता का अधिकार कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार को आज मैंने बोर्ड पे लिख लिया हुआ है, क्योंकि बहुत समझाना है, बोलना है, पर लिखना है तो छूट जाएगा कुछ ना कुछ। मैं चाहती हूँ कि छूटे कुछ ना, मैं आपको एक एक करके सारा बताते चलो। जैसे अनुच्छेद 19, इसे बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, संविधान की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? आर्टिकल 19 को। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि इसमें क्या है, इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता को बताया गया है। 7 प्रकार की स्वतंत्रता खुद एक अकेले आर्टिकल में है, आर्टिकल 19। अभी तो हमें 19 से 22 तक पढ़ना है स्वतंत्रता के अधिकार, पर एक अकेले 19 में ही सब आर्टिकल जो दे रखे हैं उसके आर्टिकल कितने? अनुच्छेद ए, अनुच्छेद बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, डी, ई, एफ और जी, इस तरीके से लिख लीजिएगा। तो आर्टिकल 19 के अंदर ये जो आर्टिकल 19 का ए है, उसमें अभिव्यक्ति की बात की गई है। अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्ति की बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, ठीक है, किसी तरीके के सवाल पूछने की आज़ादी, मौन रखने की आज़ादी, इस तरीके की जो आज़ादी है वो अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना। अब उसमें क्या क्या चीज़ आ जाती है? जैसे सपोज दैट, जैसे बोलने की आज़ादी। बोलने की आज़ादी है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन आके मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरी बोलने की आज़ादी है, मैं समझा रही हूँ, मुझ पर कोई रोक नहीं लगा रहा कि तुम ये नहीं बोल सकती, तुम ये नहीं बोल सकती। मैं यूट्यूब पे आके पढ़ा रही हूँ, मेरे बोलने की आज़ादी है। मैं गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकती हूँ, मैं अपने अधिकारियों से सवाल पूछ सकती हूँ, मैं किसी से दोस्ती कर सकती हूँ, उससे बातचीत कर सकती हूँ, फ़ोन पे बात कर सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ। अगर मुझे किसी के खिलाफ बोलना है, ठीक है, खिलाफ यानी कि कोई गलत इंसान है, मुझे उसके खिलाफ बोलना है, तो मैं वो आज़ादी मेरी है। आर्टिकल 19 मुझे उसे बोलने की आज़ादी देता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो बोलने की आज़ादी है, हाँ, वो हमारी अभिव्यक्ति है आर्टिकल 19 ए के अनुसार। ठीक है, लेकिन हमें ये जो आर्टिकल दिए गए हैं, जितने भी हमें अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 19 में, उसमें हमें सबको ये देखना पड़ेगा कि ये अधिकार तो हमें मिले हैं, लेकिन अधिकारों के साथ साथ कुछ हमें पाबंदियां भी करनी होंगी। जैसे कि हम बोल तो रहे हैं, लेकिन हमारे बोलने से अगर किसी को प्रॉब्लम, जैसे हमारे बोलने से किसी की जान को खतरा है, और लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं कि उसकी जान चली जाएगी, हमें पता है अगर हम बोलेंगे तो उसकी जान चली जाएगी या फिर इसको मार दिया जाएगा, तो अगर हम वहाँ बोल रहे हैं तो वो गलत है।
हमें पता है वो बंदा शरीफ है और उसके खिलाफ जाके हम बोल रहे हैं, तो वो भी गलत है, वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि एकता और अखंडता की पे ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने अपने भारत की एकता और अखंडता का ध्यान रखना चाहिए, और हमें अपने भारत की सुरक्षा का मतलब ध्यान रखना चाहिए बोलते टाइम, कि हमारे बोलने से किसी तरीके की सुरक्षा का खतरा ना बढ़ जाए। ठीक है, जैसे हमें मोरल किसी के वैल्यू का ख्याल रखना चाहिए, किसी का सम्मान करना चाहिए। अगर उसका सम्मान की हानि हो रही है, उसका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं अपने बातों से, हम ऐसा तो नहीं हम किसी को जाके गाली दे दें, है ना। हमें बोलने की आज़ादी ज़रूर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी जाके गाली गलौज कर दें, किसी को भी जाके कुछ भी बोल दें। ये इसका थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है। हमें कोर्ट की अवमानना नहीं करनी है, हमें अपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की अवमानना नहीं करनी है, किसी तरीके से उनके बारे में गलत नहीं बोलना है। ठीक है, जैसे कोई विदेशी संबंध है हमारे, और विदेश से कोई घूमने हमारे भारत में आया, तो हमें उसके विरोध में नहीं बोलना चाहिए। जैसे सपोज दैट हमारे भारत में अमेरिका का राष्ट्रपति आ रहा है, तो हमें ऐसा नहीं काले झंडे लेके अमेरिका के राष्ट्रपति को हम कुछ बोल रहे हैं, इस तरीके के संबंध खराब होते हैं। तो ये स्वतंत्रता, मतलब ये अब आज़ाद देश हो चुका है, स्वतंत्र देश है, तो अपने नियम अपने कानून बनाए, और उसमें ये एक आज़ाद देश है, तो उसने अपने इस चीज़ का भी ख्याल रखा कानून बनाते समय, संविधान बनाते समय, कि हम तो अपने लिए अधिकार बना ही रहे हैं, लेकिन हम सारे दुनिया में जितने भी देश हैं उनका भी सम्मान करेंगे, उनके लोगों का भी सम्मान करेंगे। हम किसी को अपने बोलने से या अपनी किसी भी तरीके की हरकतों से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मतलब हमने अपने साथ साथ बाहर के लोगों का भी अच्छा खासा ख्याल रखा है। ठीक है, यही हमारी संस्कृति है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें यही सिखाता है। ठीक है, तो ये जितने प्रकार की यहाँ पर एकता, अखंडता, सुरक्षा, पब्लिक के बारे में मोरल, पब्लिक को किसी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना, इसको भी बताऊंगी अभी। मोरल वैल्यू, कोर्ट की अवमानना, विदेशी संबंध नहीं खराब होना चाहिए, ये सब चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें ये अधिकार दिए गए हैं। अब जैसे हमने अभिव्यक्ति का अधिकार पढ़ लिया कि हमें बोलने की आज़ादी है, हमें मौन रखने की आज़ादी है। मौन रखने की आज़ादी, जैसे कभी कभी हम स्कूलों में पढ़ते थे, तो हमें 2 मिनट के लिए मौन, आंखें बंद करके खड़ा कर दिया जाता था, उसी को मौन रखना कहते हैं। तो वो किस लिए रखा जाता था? जैसे हमारे देश के बहुत बहुत बड़े लीडर, बहुत अच्छे अच्छे इंसान, महापुरुष इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी याद में, कोई भी उनकी याद में जब हम 2 मिनट के लिए मौन रहते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, ठीक है, तो उसी को ही मौन रखने की आज़ादी कहते हैं। हमें उससे कोई वंचित नहीं कर सकता। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम, जैसे कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, और मतलब राजीव गांधी, ये जो सब लोग जा चुके हैं, इनके लिए हम क्या करते हैं कि हम 2 मिनट का मौन रखते हैं, इनके लिए प्रे करते हैं गॉड से। तो इसलिए मौन रखने की आज़ादी भी हमें आर्टिकल 19A से मिलती है। ठीक है, अब दूसरी बात, मीडिया को भी आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है मीडिया को। मीडिया आज सबसे सवाल पूछती है, गवर्नमेंट से पूछती है सवाल, पब्लिक के सवाल उठाती है अपने प्लेटफॉर्म पे। तो इस तरीके की पॉजिटिव बातें अगर मीडिया करे तो उसे पूरी तरीके से बोलने की आज़ादी है, सब कुछ करने की आज़ादी है मीडिया को। और जिस तरीके का आज का मीडिया है, कहीं का भी, पूरी दुनिया का, सिर्फ इकलौते भारत का नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया, अगर जो उसको पैसा दे रहा है, जो उसको मतलब उसका पालन पोषण कर रहा है, तो वो उसके बारे में बोल रहा है, उसके फेवर कर रहा है। तो हमारा भारत इकलौता नहीं है ऐसा, सब जगह ऐसा ही है। पैसा ही, अगर इन सब चीज़ों को देखो ना, तो एक चीज़ समझ में आती है कि पैसा सबसे बड़ी दौलत है। मतलब दौलत नहीं, मतलब पैसा ही सबसे बड़ा है दुनिया में, बाकी कुछ नहीं है। पैसे से कुछ भी बिक जा रहा है, कुछ भी दे दो, तुम कह दो कि झूठी खबर चलानी है, इसके मर्डर की झूठी खबर चला दो, इसका ये कर दो, इसका वो कर दो, पैसा दे दो, हम सब कर देंगे। तो अब वो जो आपके अंदर मोरल वैल्यू, इथिक्स आपके, वो अब काम करते दिखाई देते नहीं है ग्राउंड पे। लेकिन फिर भी बहरहाल 19 में हमें जो आर्टिकल 19 का A है, उसमें मीडिया को बोलने की आज़ादी है, सवाल पूछने की आज़ादी है। ठीक है, तीसरा है पुतला फूंकने की आज़ादी। जैसे मान लो हम किसी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस प्रदर्शन में क्या है कि हम जिसका विरोध कर रहे हैं उसका पुतला बनाते हैं और उसको फूंक देते हैं, है ना। तो वो आज़ादी भी हमें है। हम किसी से परेशान है, किसी ने हमें बहुत परेशान कर रखा है, और प्रशासन में है कोई या शासन में है कोई, तो हम उसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठा रहे हैं और उसका पुतला भी फूंक सकते हैं। बहुत से लोग तो इवन क्रिकेटर, जैसे क्रिकेट हार जाते हैं, गेम है वो एक, लेकिन वो हार जाते हैं, उसके बाद लोग इतना जोश में आ जाते हैं, इतना गुस्से में आ जाते हैं कि जिसकी वजह से हारे उसका ही पुतला बना के
जलाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके की, हालांकि वो गलत है। अब ग्राउंड पे जो हो रहा है, लिखा कुछ और है, होता कुछ और है, वो गलत है कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप ना पॉजिटिव वे में किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ पुतला जला रहे हैं, तो आपके लिए ये आज़ादी है पुतला जलाने की, ठीक है। दूसरा है झंडा फहराने की। झंडा फहराने की आपकी आज़ादी है। 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे हम झंडा फहराते हैं। या फिर हम जैसे मान लो हमारा भारत के वर्ल्ड में क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेट में हम जीत गए, तो हम क्या करें, वहाँ ग्राउंड पर खड़े होकर अपना झंडा फहरा रहा था। ये हमें झंडा फहराने की आज़ादी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये आज़ादी दे रखी है, ठीक है। अब दूसरा है आरटीआई। आरटीआई एक्ट क्या है? ये वो एक्ट है जो 2005 में आया था। इसमें क्या है कि हम सवाल पूछ सकते हैं प्रशासन में बैठे लोगों से, गुप्त तरीके से हम सवाल पूछ सकते हैं और उनसे उनका ब्यौरा, किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में सवाल पूछ सकते हैं और उन पे उनकी अपनी क्वेश्चन का जवाब मांग सकते हैं। ये आज़ादी हर व्यक्ति को है भारत के, कि वो आरटीआई दाखिल करे और जाए और अपने क्वेश्चन डाले और उसको कुछ ही दिनों में जवाब मिल जाता है। हालांकि अब ऐसा नहीं है, एक ग्राउंड पे कुछ और है, लिखा कुछ और है, तो बहुत सी जगहों पे अब जवाब नहीं मिलता है। हालांकि बना इसीलिए है कि आपको आपकी, और जब ये बना था ना, तब एकदम जैसे रेवोल्यूशन आ गया था, लोगों को बहुत चीज़ों का खुलासा हुआ था, बहुत चीज़ों को उस चीज़ से लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू किए। तो उन्हें लगा था ये हमारी आज़ादी है, हम पूछे क्यों ना, कि हम इतना आपको गवर्नमेंट में बैठा रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हो हमारे लिए, है ना, इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो, कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रहे हो, हर चीज़ पे क्वेश्चनिंग होने लगती थी। और अभी भी होती है, अभी भी लोग आरटीआई दाखिल करते हैं और क्वेश्चन का जवाब मांगते हैं। तो ये जैसे बोलने की, मौन रखने की, मीडिया में जो मीडिया बोलता है उसको आज़ादी, प्रेस ऑफ फ्रीडम की, पुतला जलाने की, झंडा फहराने की, आरटीआई दाखिल करने की, ये सारी आज़ादी क्या है, किसमें दे रखी है? आर्टिकल 19 के ए में। कहने को तो इतना छोटा सा शब्द है, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेस करने की आज़ादी, पर किस किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको डिटेल में देखो कितना दिया हुआ है, कि बोलने की, मौन रखने की, मीडिया की, आरटीआई दाखिल करने की, ये सारी आज़ादी, मतलब एक छोटी सी अभिव्यक्ति को कितने लंबे उसमें बांट दिया, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा सबसेक्शन आता है जिसमें हम कहते हैं सभा। अब जैसे बोलने की आज़ादी है, ये सब करने की आज़ादी है, तो आपको फिर आप अच्छा बोलते हो, अच्छा काम करते हो, तो आप क्या करते हो, आपको लोग सुनने वाले हैं, तो आप सभा बना सकते हो, सभा में संबोधित कर सकते हो लोगों को, है ना। जैसे सभा बनाने का मतलब है, ऐसे मान लो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, तो वो सभा ही तो है कि लोगों को इकट्ठा किया और अपनी बात रख रहे हैं लोग, बोलने की आज़ादी में, ठीक है। तो उसमें बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और वही सभा बना के, असेंबल, सभा मतलब असेंबल। लेकिन इन सब चीज़ों का इसमें ख्याल रखना पड़ेगा, ये बार बार आप याद करते रहिएगा कि इन जो कैटेगरी दे रखी है, एकता, सुरक्षा, पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो, मोरल वैल्यू का ध्यान रखें, कोर्ट की अवमानना का ख्याल रखें, ये सारी तरीके की जो बातें कही गई हैं, इनका ख्याल रखते हुए ही आप सभा बना सकते हैं और अपनी बात से संबोधित कर सकते हैं लोगों को। दूसरी बात, ये सभा के बाद संगठन बना सकते हैं आप, है ना, संगठन बना के काम कर सकते हैं। बहुत से संगठन आज काम करते हैं भारत के अंदर, है ना। तो इस तरीके से आप संगठन बना के अपने किसी भी काम को कर सकते हैं। चारों तरफ संचरण मतलब चारों तरफ आप घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, भारत में, विदेश में, कहीं भी घूमने की आपको आज़ादी है, ठीक है। तो ये फ्रीली मूव, यानी कि कहीं भी, चारों तरफ कहीं भी घूम सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको आर्टिकल 19(4) के थ्रू संचरण करने की पूरी आज़ादी है, बशर्ते आपके घूमने से किसी को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप घूम रहे हैं, आप विदेश यात्रा पे जा रहे हैं या भारत के कहीं भी किसी भी कोने में भ्रमण कर रहे हैं, तो आपकी यात्रा से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, है ना, आपके घूमने से किसी दूसरे के किसी भी काम में व्यवधान ना पड़े, तो आप आराम से घूम सकते हैं, ठीक है। आपके घूमने से देश की सुरक्षा को खतरा ना हो, आपके घूमने से कोर्ट की अवमानना ना हो, आपके घूमने से क्या हो कि एकता और अखंडता में किसी तरीके की असुरक्षा ना हो, तो आप आराम से फ्रीली घूम सकते हैं। अब जब चारों तरफ घूमेंगे आप, है ना, तो आप क्या कहीं कहीं बसने का मन करेगा कि चलो इतना घूम लिया भारत में, तो चलो लखनऊ में बस जाते हैं,
है ना। लखनऊ में एक छोटा सा घर बना लेते हैं, यहीं बस जाते हैं। तो क्या है कि आपको जब घूमने की आज़ादी है तो आपको बसने की, निवास करने की भी आज़ादी है पूरी तरीके से आर्टिकल 19 के थ्रू। तो आप क्या करेंगे, आपको निवास करने की भी आज़ादी है और आप निवास कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको आर्टिकल 19(5) में कहा गया है कि आप आराम से निवास कर सकते हैं और कहीं भी बच सकते हैं। दूसरा अब क्या है, ये आर्टिकल 19(6) में 19 के F में कहा गया है कि आपको संपत्ति का अधिकार है। मान लो कहीं बसना चाहते हैं तो आप संपत्ति खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे ना। तो अगर कहीं बसना चाहते हैं तो आपको संपत्ति खरीदने का भी अधिकार है। अब जब संपत्ति खरीद ली है तो अब रोजी रोटी के लिए कोई व्यापार भी करना होगा, कोई बिजनेस भी करना होगा, तो आपको बिजनेस करने का भी अधिकार है, किसी भी तरीके का व्यापार करने का भी अधिकार है। किसी भी तरीके का इन द सेंस पॉजिटिव व्यापार, जैसे अब ये नहीं चरस गांजे का व्यापार करने लगो, ये नहीं शराब मतलब इस तरीके के व्यापार करने लगो जिससे लोगों को नुकसान हो, इस तरीके का व्यापार करने की आज़ादी नहीं है। लेकिन हाँ, आप जाके रेडी पटरी लगा सकते हो, आप जाके कहीं शॉप खोल सकते हो, कोचिंग पढ़ा सकते हो, आप जाके टीचर बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपको सब तरीके की फ्रीडम है। ओके, तो ये क्या हो गया, आर्टिकल 19 का कितने सेक्शन हो गए, आर्टिकल 19 का A B C D E F तक हो गए। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैं आपको और डिटेल में बता दूं। देखो आर्टिकल 19 में कितने हैं, 7 सबसेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 सबसेक्शन है। इसमें एक जो संपत्ति का अधिकार है, ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको अब समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया था, 1944 में। मोरारजी देसाई की सरकार थी और इसको समाप्त कर दिया गया था 1944 में। क्यों समाप्त किया गया, इसके पीछे की वजह, मान लो आपकी संपत्ति है, आपकी संपत्ति कहीं पड़ी हुई है, मान लो मेरी संपत्ति है, ठीक है, मेरी ज़मीन है और वो ज़मीन से गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट जाना है, उस ज़मीन से निकल के गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बना रही है, जैसे रोड बना रही है या फिर रेलवे लाइन बना रही है, इस तरीके की कोई भी काम गवर्नमेंट कर रही है और उस बीच में मेरा घर या मेरी संपत्ति जहाँ है वो आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उसको, जब ये मूल अधिकार था तब हमसे नहीं ले सकती थी, क्योंकि मूल अधिकार को हमसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है पर उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर ये मूल अधिकार रहता, क्या गवर्नमेंट मेरी संपत्ति को ले पाती, नहीं ले पाती ना। वो क्या करती, उससे प्रॉब्लम होती रोड डालने में या रेलवे ट्रैक बिछाने में, तो गवर्नमेंट मेरी इस संपत्ति को नहीं ले पाती। मैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के थ्रू चले जाती कि मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, आप मुझे बचाओ। सुप्रीम कोर्ट मुझे सुरक्षा देता और मेरे मूल अधिकार का रक्षक बनता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसको अब ये मूल अधिकार ना करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कैसे, इसको समाप्त इसलिए किया गया कि जो मेरा घर आ रहा, मेरा घर या मेरी जमीन प्लॉट, मेरा जो भी उस ट्रैक लाइन पे या फिर रोड में बीच में जो पड़ रहा था, तो गवर्नमेंट अब क्या करेगी, उसको कानूनी अधिकार के तहत वो मुझसे ले लेगी और मुझे क्या करेगी, जो भूमि अधिग्रहण नियम कानून है उसके थ्रू जो मुआवजा मिलता है वो मुझे मुआवजा देके वो मेरी ज़मीन को ले सकती है, क्योंकि वो कानूनी अधिकार है, ना कि मेरा मौलिक अधिकार। किसी भी ज़मीन को मुझसे ले सकती है और मैं उसे देने के लिए मतलब कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील वगैरह नहीं कर सकती। इसीलिए इसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी भी था, बहुत ज़रूरी था। कितना डेवलपमेंट करने के लिए लोगों की ज़मीन, जैसे अभी भी देख लो लखनऊ वगैरह में, मैं लखनऊ में रहती हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पर बस्तियों की बस्तियाँ पूरी उजाड़ दी जा रही हैं। क्यों, इसी वजह से कि यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट करना है, गवर्नमेंट कुछ डेवलपमेंट कर रही है तो वो आपसे आपकी ज़मीन ले सकती है, पर उसके बदले में आपको मुआवजा देके कहीं और रहने की जगह दे सकती है, मुआवजे में आप कहीं और ले सकते हो घर, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसको अब समाप्त कर दिया गया है। अब ये भी 7 तरीके के हैं, तो इसमें भी संपत्ति का कानून, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसको भी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब यहाँ आते हैं, जब हमने मूल अधिकार पढ़े तो पढ़े थे 7 प्रकार के मूल अधिकार होते हैं, लेकिन अभी कितने हैं, 6 हैं। 6 हैं, तो 7वां कौन सा था, छठा कौन सा था, ये संपत्ति का अधिकार, इसमें भी है। ये भी क्या, आर्टिकल 31, ये भी समाप्त कर दिया गया है। अब आप कहेंगे कि 19 में भी समाप्त किया गया है, और जो भाग हैं संविधान के, जो मूल अधिकार के 6 भागों में, 7 भागों में से बांटा गया है, प्रकार के होते हैं जो,
तो उसमें से क्या किया गया है कि उसमें से भी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब इसमें इस संपत्ति में और इस संपत्ति में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इतना है कि ये जो संपत्ति है आर्टिकल 19 के ई के थ्रू जो सबसेक्शन दिया गया है, इसमें जो संपत्ति है ये वो संपत्ति है जो आप स्वयं खरीदते हैं, आपकी पुश्तैनी संपत्ति नहीं होती है। जो आप स्वयं खरीदते हैं, घूम के संचरण करके निवास करते हैं वहीं पर, और अपनी पैतृक संपत्ति ना होके आप खुद अपने पैसे से, अपनी कमाई से इंडिविजुअली इसको बनाते हैं। तो ये आपकी आर्टिकल 19 में वो संपत्ति का समाप्त किया गया है। और आर्टिकल जो हमारे ये है संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31, ये क्या कहता है? ये वो संपत्ति है जिसमें पैतृक संपत्ति आती है, बाप दादाओं की संपत्ति आती है, पुराने ज़माने से चली आई हुई संपत्ति आती है। तो इस पे भी गवर्नमेंट का अधिकार है, इसको भी समाप्त कर दिया गया, इसको भी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसमें भी अब 6 सबसेक्शन अधिकार, जैसे आर्टिकल 19 के 6 सेक्शन बचे, और इसमें भी जो प्रकार हैं वो 6 ही प्रकार के: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब आर्टिकल 19 हो गया, और आर्टिकल 20 हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 19 हमारा कंप्लीट हो गया, आर्टिकल 20 पढ़ते हैं। आर्टिकल 20 में कहा गया दोष सिद्धि में संरक्षण। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो किसी को अचानक से उठा के पुलिस ले जाती है ना, मतलब किसी ने FIR करा दी किसी के, है ना, किसी ने मुकदमा करा दिया किसी के खिलाफ, और वो पुलिस आई उसको उठा के ले गई। अभी इसका जो दोष है वो सिद्ध नहीं हुआ है कि उसने गुनाह क्या किया है ना, लेकिन पुलिस क्या की, अपना काम की, उसके FIR हुई, उसको पकड़ा और उठा के डाल दिया जेल में। तो उस टाइम उसको किस प्रकार की आज़ादी मिलती है, किस प्रकार के उसके अधिकार उसको मिलते हैं? तो उसमें कहा गया है कि आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि में संरक्षण में क्या क्या कहा गया है कि उठा के आप ले गए, लेकिन जब तक उसका जुर्म साबित नहीं होगा तब तक तुम उसे अपराधी नहीं बुला सकते, और उसे क्या होगा, अपराध के समय के कानून से सजा मिलेगी। अगर वो अपराध साबित हो जाता है उसका, तो क्या होता है कि उसको अपराध के समय का जो कानून था उसी से उसको सजा मिलेगी। जैसे मान लो कि कभी कभी हम प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट में पुलिस उठा के ले जाती है हमें, है ना, उठा के ले जाती है और जेल में डाल देती है, उठा के ले जाती है, थाने में बंद कर देती है, बैठा लेती है वहाँ पर। तो हमारा कोई दोष नहीं है वहाँ पर, हमारा दोष अभी सिद्ध भी नहीं हुआ कि हमने कौन सा गुनाह किया है। पर क्या करती है, हमारे खिलाफ कोई FIR करता है और उठा के ले जाता है कि ये यहाँ ये कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे भी उठा के ले जाती है, डिटेंशन में डाल देती है कि जाके बैठे हैं वहाँ पर, लेकिन हमारा कोई दोष सिद्ध नहीं होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जिसपे वापा का एक्ट लग जाता है, कि देशद्रोह का कानून लग जाता है, वो सिद्ध हो जाता है, देशद्रोही साबित हो जाते हैं। तो उनका क्या होगा कि अगर कोई देशद्रोह मान लो साबित हो गया कि उसने गुनाह किया, कोई अपराधी है बहुत बड़ा, ठीक है, तो अपराध के समय का जो कानून होगा, मान लो उसने 2020 में गुनाह किया था और 20 में उसे कहा गया था कि जो कानून था उसमें कहा था कि उम्र कैद की सजा होगी, ये अपराध करने पे उम्र कैद की सजा होगी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अब उसका केस चलते उसको जो सजा सुनाने की बारी आई वो 2026 में आई। 26 में उसका अपराध साबित होकर उसे सजा सुनाई जा रही है। तो अब जो 26 में सजा है, सजा का प्रावधान जो हो गया है वो फांसी हो गई है। उस गुनाह की सजा, कानून चेंज हुआ 5 सालों में 6 सालों में, तो उस गुनाह की सजा क्या हुआ, फांसी हो गई। तो ऐसा नहीं है कि उस इंसान ने जो 2020 में उसने जो गुनाह किया था उसको 26 के कानून के अकॉर्डिंग आप उसको सजा दोगे, आप उसको 26 के कानून के अकॉर्डिंग सजा नहीं दे सकते। आप क्या करेंगे कि आप 20 में जो उसको उम्र कैद की सजा थी उस कानून के अकॉर्डिंग, तो आप उसको उम्र कैद की ही सजा देंगे, ठीक है। आगे बात समझ में कि अपराध के समय का कानून से ही उसको सजा दी जाएगी, ना कि 26 मतलब 2026 के अकॉर्डिंग उसे सजा दी जाएगी फांसी, ठीक है। आगे बात समझ में। दूसरी बात, एक अपराध की एक ही सजा दी जाएगी। मान लो किसी ने 2 खून किए, है ना, तो ऐसा नहीं है कि 2 खून की एक ही सजा होगी, 2 खून की एक सजा नहीं होगी, क्योंकि दोनों खूनों, जहाँ तुमने 2 खून किए हैं तो दोनों लोग तुम पे केस करेंगे ना, दोनों लोग तुम पे FIR करवाएंगे, दोनों लोग तुम्हें अपना अपना कानून डालेंगे,
तरीके से फंसाएंगे कि हाँ देखो इसने इसलिए सजा इसको मारा, इसलिए इसने इसलिए इसको मारा है। तो जो वो आप पे दोष सिद्ध होगा वो क्या होगा कि आपको दोनों कानून दोनों मतलब जो दो लोग को मारा है आपने, उन दोनों की सजा आपको मिलेगी। मतलब मान लो 10 साल इसकी है, तो अगर इसका कानून साबित हो जाता है कि हाँ आपने इसका मर्डर किया है तो 10 साल आपको ये सजा मिलेगी। और अगर दूसरा भी आपका मर्डर केस जो है वो साबित हो जाता है तो 10 साल उसकी यानी कि 20 साल को आपकी सजा मिलेगी, आपकी सजा बढ़ जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं एक गुनाह की एक ही सजा होगी, ठीक है, एक अपराध की एक सजा होगी। आपने 10 अपराध किए ना 10 सजाएं आपको मिलेंगी, ठीक है। अब जो तीसरा बात कही गई उसमें खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। जैसे अब क्या होते हैं, पुलिस पकड़ के ले जाती है और पकड़ के ले जाने के बाद थाने में आपको खूब पीटती है, खूब मारती है और बुलवाती है आपसे कि बोलो तुमने ये गुनाह किया है, बोलो तुमने ये गुनाह किया है। जिसको बेचारे को कानून नहीं पता होता है तो वो तो बोलता रहता है, बोल देता है, लेकिन मार भी बहुत खाता है। मार खा खा के डर डर के बोलता है और ये सोचता है कि डर गया, अगर मैं बोल दिया तो ये मुझे फांसी चढ़ा देंगे, ये मुझे ये कर देंगे। उसे पता ही नहीं है कि अगर पुलिस के सामने गवाही आप दे भी देंगे तो आपकी गवाही कोर्ट में मान्य नहीं होगी, ठीक है। मजिस्ट्रेट के सामने अगर आप गवाही देते हैं तो वो मान्य कहलाई जाएगी, पर आपकी पुलिस के सामने गवाही मान्य नहीं होगी। तो इसमें क्या है कि खुद के विरुद्ध अगर आपको कोई बहुत मार रहा है, मान लो जेल में उठा के ले गया और वो मार रहे हैं, आपको धमका रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, तो आप वहाँ पर अपना जुर्म कबूल कर लो, हाँ ठीक है, पर वहाँ की गवाही मान्य नहीं होती है। और हमेशा याद रखना कि वहाँ पर आपने कोई जुर्म कबूल लिया तो ये मत समझना कि हम दोषी हैं, बस उसकी मार से बचने के लिए, क्योंकि वो कहीं का फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालते हैं। किसी को पकड़ को उठा के लाए, बड़े लोग उनके अंदर एक आग भरी होती है कि मतलब कैसे हम किसी को मारें और अपना गुस्सा शांत करें, क्योंकि वो बड़े लोगों का तो कुछ कर नहीं पाते हैं, बड़े बड़े गुंडों का, क्रिमिनल का तो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो अपना गुस्सा शांत करने के लिए क्या करते हैं, छोटे लोगों को पकड़ के ही उन्हें ही धूंधा धूंधा करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ का ख्याल बहुत अच्छे से रखना है कि अगर फ़ायदा भी ऐसा हो कि पुलिस आपको उठा के ले जाए और मारे तोड़े, तो मारने तोड़ने से पहले ही अपना जुर्म कबूल कर लो पुलिस के सामने, यहाँ मैंने ये किया है। बाद में जब मजिस्ट्रेट के सामने जाओगे और फिर वहाँ पर 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा, वहाँ पर जाके आपका जुर्म साबित होगा, कोर्ट में जाके साबित होगा, आपकी गवाही वहाँ पर मायने रखेगी। पुलिस के सामने की गवाही आपके लिए, उनके लिए आपको सजा देने के लिए मायने नहीं रखेंगी, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 20। अब नेक्स्ट क्लास में हम 21 और 22 पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और मैंने चाहती कि बहुत लंबी लंबी क्लास बनाऊं, छोटी छोटी क्लास, ठीक है। तो आज इसको यहीं कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आपको आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 पढ़ाएंगे, क्योंकि 22 भी काफ़ी बड़ा है और 21 भी काफ़ी कुछ पढ़ाना है उसमें, तो एक क्लास पूरी बन जाएगी उसकी, ठीक है। थैंक यू सो मच।